हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट और सेट के एग्ज़ाम की। जो आपके किसी भी स्टेट का सेट का एग्ज़ाम हो, यहाँ पर हम पेपर 1 की तैयारी करते हैं और यूजीसी नेट की भी तैयारी यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की होती है। ठीक है, तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2024 में जो भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। जैसे कि जून में नेट का एग्ज़ाम होने वाला है और अभी आपका उत्तराखंड सेट का एग्ज़ाम है जो आपका जनवरी में होगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे सेट के एग्ज़ाम भी लगे हैं और इसके साथ साथ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी जीएस की तैयारी भी करवाती हूँ। जो यूपीएचईएससी एडवर्टीजमेंट 51 का एग्ज़ाम अभी होगा। 2022 में फॉर्म भरे गए थे और वो एग्ज़ाम अभी डेट नहीं आई है, तो जब भी होगा तो उसकी तैयारी भी हम यहाँ जीएस की करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेपर 1 में जो टीचिंग एप्टीट्यूड की लर्निंग थ्योरीज हैं। लर्निंग थ्योरीज काफ़ी सारी हैं, इसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। आपसे यहाँ से बार बार सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, एक सवाल आपका बनता है, चाहे वो एप्लीकेशन मोड पे पूछा जाए, चाहे आपका डायरेक्ट पूछा जाए, तो ये सवाल आपकी लर्निंग थ्योरी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, आप चाहे सेट की परीक्षा दे रहे हों या आप जो है नेट की परीक्षा दे रहे हों। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। देखने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है पर लाइक एंड शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चों के कमेंट आए कि उनका एमपी सेट में या और जो अदर एग्ज़ाम उन्होंने दिए टीचिंग से संबंधित, उसमें हो गया है सिलेक्शन और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वीडियोज़ उनके काम आई। ठीक है, तो बच्चों ऐसा है कि हम खाली गाइड करते हैं, ये एक्चुअल मेहनत आपकी ही होती है। ठीक है, या आप जितनी मेहनत करते हैं ये आपकी ही मेहनत है, हम खाली आपको गाइड करते हैं और अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो ये आपके ही लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो बहुत खुशी है, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनका भी सिलेक्शन हो गया है बहुत अच्छी बात है और मेरा ये प्रयास हमेशा ही रहेगा कि आपको मैं ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट यहाँ पर देती रहूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे अच्छा एक कंटेंट मिलेगा, तैयारी आपकी अच्छी होगी। पेपर 1 हो और पेपर 2 एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन से किसी भी जो है टीचर शिक्षक भर्ती की तैयारी आप कर रहे हैं तो यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर किया करिए। देखिए, आज की हम वीडियो में लर्निंग थ्योरीज की बात करते हैं। तो लर्निंग थ्योरीज आपकी काफ़ी सारी यहाँ पूछी जाती हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक क्विक रिस्पॉन्स दूंगी जिससे कि आपको चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में आ जाएं और टू दी पॉइंट समझ में आए। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आपका एजुकेशन का पार्ट है, एजुकेशन वाले बच्चे पूरा पढ़ते हैं तो काफ़ी लंबी थ्योरीज हैं, काफ़ी ज़्यादा इनमें डिटेल में चीज़ें रहती हैं, लेकिन आपके परीक्षा में जितना पूछा जाता है वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लर्निंग थ्योरीज में आपका ये तो मैंने कुछ जो है थ्योरीज के नाम लिखे हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको और पढ़नी है, वो हम सारी पढ़ेंगे। जैसे कि थॉर्नडाइक का कनेक्शनिज्म थ्योरी, थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत क्या होता है, और यहाँ पर बात करें तो आपका ये जो है इसमें देखिए थॉर्नडाइक की कनेक्शन थ्योरी, उसके बाद पैवलॉव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, फिर स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके नाम भी पूछे जाते हैं। बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत और उसके बाद मैस्लो का मानवता अधिगम सिद्धांत, जीन पियाजे की थ्योरी। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी, इस तरह से बहुत सारी थ्योरी हैं। तो ये जो है थ्योरी जिनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको नाम भी पूछ लिया जाता है कि थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत है, तो थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत या इसी को स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं। पैवलोव की थ्योरी का क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, ये एल भी होगा। फिर स्किनर का क्रिया प्रसूत या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, स्किनर्स थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये बंडूरा की क्या है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत होता है, इसको हम सोशल लर्निंग थ्योरी कहते हैं। ऐसे ही बिल्कुल आपसे पूछा जाता है। मास्लो का मानवता अधिगम सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जीन पियाजे की थ्योरी से कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञान से मतलब क्या होता है, संज्ञान से मतलब बात करें तो बुद्धि से संबंधित होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको याद क्या क्या चीज़ें करनी है। तो जो पियाजे की थ्योरी थी, इन्होंने अपने इसमें कुछ ऐसे टर्म्स का भी यूज़ किया जो आपको थ्योरी में जानने चाहिए। ठीक है, देखिए इनके ये पहले स्टेप पूरे पता होने चाहिए, फिर इनके अंतर्गत उन्होंने क्या चीज़ें बताई ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो जैसे बात करें सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदात्मक गामक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। इंग्लिश में ही नाम याद रखिएगा, हिंदी में आप समझिए, लेकिन जो आप याद करें ना उसको इंग्लिश में याद करें, क्योंकि
फिर क्या होता है ना, हिंदी में थोड़े अटपटे नाम होते हैं और जब इनका गूगल ट्रांसलेशन किया जाता है तो कुछ और ही आता है, ठीक है। तो आप क्या करिए, इंग्लिश वाले ही याद करिए, जैसे कि सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल, ठीक है। तो ये क्या होगी, सबसे पहली फर्स्ट नंबर की स्टेज ये होती है, फिर सेकंड है और फिर थर्ड है और यहाँ फोर्थ, ठीक है, ये हो जाता है। अब इसमें अगर हम बात करें तो आपको एज ग्रुप पता होना चाहिए। तो ये देखिए, ये 0 से 2 होती है, 2 से 7, 7 से 11 और फिर ये जो है यहाँ पर इसमें देखिए, यहाँ पर सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष हो गई, 2 से 7 हो गई दूसरी वाली, 7 से 11 और 11 वर्ष से आगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी सारी स्टेजेस हो जाती हैं। अब देखिए इनमें क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। तो देखिए सेंसरी मोटर स्टेज जो है ना, इसमें सेंस ऑर्गन का काम होता है, जैसे कि जो उसकी इंद्रियां है ना, जो उसके सेंस ऑर्गन हैं, वो यहाँ पर मोटर एक्शंस, यहाँ पर उनके काम के द्वारा चीज़ों को यहाँ बताया जाता है। सेंसरी मोटर, शिशु अपनी इंद्रियों मोटर क्रियाओं के माध्यम से दुनिया में मतलब पता लगाते हैं, या इसको आप कैसे कर लो कि सेंस करते हैं, मतलब अनुभव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ होती है इसमें ये क्या होता है, सेंसरी मोटर स्टेज, ये जो अवस्था होती है 2 वर्ष की आयु तक रहती है। और यहाँ पर जो मुख्य विशेषता है, यहाँ पर जो इसकी विशेषता होती है, इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण होता है। यहाँ पर मतलब बच्चा ये समझने लगता है कि पदार्थ का जो अस्तित्व है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, उसका हमेशा जो है अस्तित्व बना रहता है, ठीक है। अब वो वस्तु उसको दिखाई दे या ना दे, मतलब ऐसे समझिए जैसे कि यदि बच्चे कोई बच्चा है, वो कोई अपने खिलौने से खेल रहा है और अगर आप उसको छुपा देते हैं तो फिर क्या होता है, वो बच्चा कुछ देर बाद फिर से उसको ढूंढने लगता है ना। मतलब कि उसके जो इमेज है ना, वो उसके दिमाग में बैठ गई है ना, वस्तु स्थायित्व का गुण, ये हो जाता है आपका सेंसरी मोटर स्टेज। प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, इसमें प्रतीकात्मक सोच है ना, यहाँ पर सिंबॉलिक थिंकिंग, यहाँ पर क्या होता है, बट लॉजिकल, लिमिटेड लॉजिकल रीजनिंग, सीमित तार्किक तर्क द्वारा चिन्हित किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो आपकी प्री ऑपरेशनल, ठीक है, कॉन्क्रीट है, ये बाद वाली आएगी, थर्ड स्टेज है ना। तो ये हो जाती है आपकी 2 से 7 साल की होती है। तो आप ऐसे ही याद करिए, 0 to 2, 2 से 7, 7 to 11 एंड 11 ईयर्स ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो अब यहाँ प्री ऑपरेशनल में क्या होता है, 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की एज हो गई, इसमें भाषा का विकास होता है। यहाँ पर जो होता है, बालक ट्रांसडक्टिव तर्क की विधि अपनाने लगता है। मतलब अगर उसके सामने यदि 2 वस्तुएं, एक विशेषता या पहचान, उसको ऐसा बताया जाता है कि देखो ये सिमिलर है ना, तो वो उसको समानता और विभिन्नता के आधार पे चीज़ों को पहचानने लगता है, ठीक है। जैसे कि अगर उसको ये बताया जाए, देखो ये तुम्हारे पापा हैं, अब वो किसी भी जेंट्स को देखेगा ना तो उसको पापा ही बोलेगा, है ना। तो बस ये चीज़ है कि वो क्या है, उसने सिमिलरिटी के आधार पे अपने कॉन्सेप्ट को बनाया, ठीक है। ये हो जाती है प्री ऑपरेशनल। तो हमने पढ़ लिया सेंसरी मोटर, जहाँ ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व का गुण मिल जाता है। यहाँ पर आप क्या करते हो, सिंबॉलिक थिंकिंग, ठीक है, प्रतीकात्मक सोच प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो कि 7 से 11 वर्ष है, चिल्ड्रन ग्रास्प कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट एंड लॉजिकल ऑपरेशन। यहाँ पर जो बच्चा है वो क्या होता है कि परिस्थितियों के माध्यम से वो अपने कॉन्सेप्ट को बना लेता है, खेल के माध्यम से, अपने वो आस पड़ोस पर्यावरण की चीज़ें देखते हुए, मतलब जो भी अपने वो आसपास के वातावरण में चीज़ें देख रहा है, उनके कॉन्सेप्ट अपने बैठा लेता है। इस तरह से जोड़ना घटाना, है ना, गुणा करना, इस तरह से वो चीज़ों को समझने लग जाता है, ठीक है। तो एक क्या हो गया, ये आपका आ गया यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है। लॉजिकल पढ़ते ही हो, है ना, अभी आपको पेपर 1 में तो सारी चीज़ें पढ़नी है, लॉजिकल रीजनिंग आप पढ़ते हो, है ना। तो ये लॉजिकल ऑपरेशन यहाँ पर बनाने लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या था, लिमिटेड लॉजिकल रीजनिंग, है ना, यहाँ पर सिंबॉलिक थिंकिंग था, वो चीज़ों को रिलेट तो कर पा रहा था उस कॉन्सेप्ट के आधार पे, है ना, देख के समानताओं के आधार पे, लेकिन उसको एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा था। यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेशन वो चीज़ें बता पा रहा है, कॉन्सेप्ट को बैठा पा रहा है, अपने जो आसपास के वातावरण में देख के चीज़ों को समझ पा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से लॉजिकल ऑपरेशन वो बना पाता है। फाइनली जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है, जो कि 11 वर्ष से अधिक उम्र में रहती है, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड हाइपोथेटिकल रीजनिंग, यहाँ पे मैंने 1 वर्ड्स के द्वारा ही समझाया है चीज़ों को और बाकी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ठीक है। क्या होगा कि यहाँ पर जो होता है, ये सबसे लास्ट स्टेज है जो मतलब 19 से 20 वर्ष की आयु तक चलती रहती है। मतलब
अगर बात करें संज्ञानात्मक दृष्टि से तो ये विकास की सर्वोच्च अवस्था कही जाती है। इसमें मतलब जितना विकास होना था वो हो चुका। तो इसके तहत चिंतन और तर्क की प्रवृत्ति यहाँ पर देखी जाती है। व्यक्ति मतलब व्यक्ति कहो या लर्नर कहो, जिसकी भी बात हम जिसके भी संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो इस अवस्था में क्या होगा, परिकल्पना निर्माण और परिकल्पनाओं की परीक्षण के जरिए समस्या समाधान की क्षमता विकसित कर लेता है। मतलब उसमें एक इमेजिनेशन पावर डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाती है हाइपोथेटिकल रीजनिंग, जो कि कल्पनाओं के आधार पे है ना, वो सोच लेता है, इतना वो चीज़ सोच ले जा पाता है। तो ये हो जाती है हाइपोथेटिकल रीजनिंग। तो बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है और रिलेट करके चीज़ों को बताना है। वैसे तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हो सकता है कि अगर ऐसा पूछा जाए तो बस ये कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने आपको यहाँ लिख के बताए हैं, वो चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए, अब हम जो दूसरी थ्योरी पढ़ते हैं, यहाँ पर थॉर्नडाइक का स्ट्रक्चर है। थॉर्नडाइक की जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी थी, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, इनके जो थ्योरी में था उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच बारे में बात की गई है। ठीक है, उद्दीपन, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, इनके मध्य संबंध होना। तो इस तरह से क्या है, एक संबंधवाद बनाता है ना। यहाँ पे उद्दीपन अनुक्रिया बांड के संबंध में नियमों और अनुसिद्धांतों को अधिगम व्यवस्था का एक लघु रूप माना जाता है। ठीक है, उद्दीपन क्या है, एक पर्यावरण जन्य घटना है। अनुक्रिया क्या है, व्यवहार से संबंधित। ठीक है, मतलब कोई जो स्टिमुलस होगा उसके कारण जो व्यवहार होता है, ये अनुक्रिया होती है। तो ये व्यवहार से संबंधित हो गई। और उद्दीपन आपका क्या है, पर्यावरण जनित घटना है, एक उद्दीपन। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, एक नेचुरल सेटिंग में होगा। अब देखिए यहाँ पर जो थॉर्नडाइक का कॉन्सेप्ट था, इसको ट्रायल एंड एरर का नाम भी दिया जाता है। तो कभी आपको ऐसे पूछा जाए ट्रायल एंड एरर, तो थॉर्नडाइक की ही थ्योरी थी। ठीक है, तो इन्होंने, आपको पता ही है ना कि बिल्ली पे अपने प्रयोग किए थे। बिल्ली मतलब उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, और ये प्रयोग कभी नहीं पूछेगा, बस इतना आपको पता होना चाहिए, इन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया था। बिल्ली को उसमें एक पिंजरे में बंद कर दिया था और उसमें कुछ लीवर था। तो जब वो क्या करती है, निकलने का प्रयास करती है, और गलती से अगर वो पंजा, उसका जो पैर है, उस लीवर पे पड़ जाता है तो वो खुल जाता है ना, और वो बिल्ली निकलने में सफल हो जाती है। तो यही हो गया ट्रायल एंड एरर। ट्राई करती जा रही है और उसके बाद अगर वो सक्सेस हो गई तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए जो आपके यहाँ पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसमें क्या है, थॉर्नडाइक के जो मतलब सॉरी मुख्य नियम और गौण नियम। ठीक है, जो मेन रूल्स हैं और आपके सब ऑर्डिनेट या सेकेंडरी रूल्स, इनके बारे में नाम पूछे जाते हैं। तो देखिए जो प्राथमिक नियम है ना, प्रारंभिक नियम, ये है आपका तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंडरी है, ये है आपका बहु अनुक्रिया या मल्टीपल रिस्पॉन्स, कॉन्फ़िगरेशन और एटीट्यूड, स्ट्रेंथ ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तत्वों की जो है प्रबलता, सादृश्य, एनालॉगी है ना, जिसमें समानता की बात की जाती है, एसोसिएटिव ट्रांसफर, साहचर्यात्मक स्थानांतरण। मतलब लर्निंग की बात हो रही है ना, तो स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तो होती है। तो एक सा वातावरण होगा तो वहाँ पे साहचर्यात्मक स्थानांतरण। ठीक है, एसोसिएटिव ट्रांसफर। बस आपको नाम याद रखने हैं, ये वाले जो हैं इनको याद रखिए। ठीक है, अब इसके अलावा चौथा ही कोई पूछेगा आपसे तो बस वो आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि इसमें जो प्राथमिक नियम कौन है, या जो मेन रूल्स है, प्राथमिक या प्रारंभिक या आपका मुख्य नियम कौन सा है। ठीक है, मेन रूल्स, तो इसके बस ये नाम रखिएगा। ठीक है, तत्परता मतलब जो कि तैयारी करवाता है, जो मतलब बच्चा एकदम तैयार है सीखने के लिए। अभ्यास की मतलब प्रैक्टिस करेगा, जैसे कि मैथ्स वगैरह के आपके सवाल होते हैं, है ना। प्रभाव का नियम कि मतलब वो कितना उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है सीखने का, तो प्रभाव संतोषजनक है या असंतोषजनक है ना, सीखने से उसको संतुष्टि हो रही है या असंतुष्टि हो रही है, ये चीज़ इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो हम बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, बस इतना कि आपको ये पूरी थ्योरीज आपको कवर हो जाए। उसके बाद देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये पावलोव की थी। पावलोव ने का जो है सीखने का सिद्धांत था। इसमें ये पता लगता है कि हम दो चीज़ों को जोड़ना सीखते हैं। ठीक है, ये पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग। तो यहाँ पर मतलब एक दूसरे के समीप अनुभव, इन्होंने क्या किया था, अपने जो प्रयोग था इसमें डॉग पे प्रयोग किया था। ठीक है, तो जो पावलोव का प्रसिद्ध प्रयोग था, इसमें इन्होंने क्या किया था, डॉग को मतलब इतना ट्रेंड किया था कि डॉग का इनका मतलब ये था कि बेल बजाया जाता था और बेल के साथ ही भोजन दिया जाता था। उसको भी ऐसे ही पिंजरे में रखा था,
मतलब एक कोई बॉक्स में रखा था, पिंजड़े में तो नहीं कहेंगे, बॉक्स में रखा था। तो वहाँ पर क्या था, जैसे ही बेल बजाई जाती थी और फिर उसको भोजन दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, भोजन देख के उसको लार आता था, है ना, सलाइवा जिसको कहते हैं। तो इस तरह से उसको इस तरह ट्रेन किया गया कि कई बार बेल बजाया, भोजन दिया, लार आया, है ना। इस तरह से कई बार अनुक्रिया करवाई गई। फिर कई बार क्या हुआ कि बेल बजाया लेकिन खाना नहीं दिया गया, तब फिर भी उसको लार आया, है ना। तो ये क्या हुआ कि मतलब यही कह रहा है कि उन्होंने कुत्तों को भोजन के आगमन, मतलब जो स्वाभाविक रूप से था आपका जो न्यूट्रल स्टिमुलस था, उसके कारण क्या था कि घंटी की आवाज़ को जोड़ने के लिए तैयार किया, है ना। ये एक दूसरे के साथ क्या हुए, एसोसिएट हुए, है ना। आवाज़ ये मतलब यहाँ पर दोनों क्या हुए, एक साथ जो है काम कर रहे थे। अब समय के साथ भोजन की उपस्थिति के बिना, मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि घंटी तो बजी लेकिन भोजन नहीं दिया और फिर भी वो लार आया। तो इस तरह से केवल घंटी ही कुत्तों में लार उत्पन्न कर सकती है ना। तो ये बताता है कि कैसे सीखा हुआ सहयोग व्यवहार को आकार दे सकता है। ये थी पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग, और इसीलिए इसको क्लासिकल कहा गया क्योंकि यहाँ पर शास्त्रीय, हम मतलब शास्त्रीय में क्या बात करते हैं, कुछ वाद्य यंत्रों की बात करते हैं, तो इसीलिए इसको क्लासिकल कहा गया क्योंकि यहाँ पर घंटी का उपयोग हो रहा था। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इसको बंडूरास थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग कहते हैं। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा कि ये सोशल लर्निंग थ्योरी है ना, समाज के अंतर्गत है। तो यहाँ पर देखिए बंडूरा ने अन्य व्यक्तियों के अनुकरण के रूप में सामाजिक अधिगम की अवधारणा को प्रस्तुत किया। इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था, बॉबी डॉल का प्रयोग किया था। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही था कि मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं, वरना मैं कुछ खास चीज़ें इसी में बता दे रही हूँ। तो इन्होंने बॉबी डॉल पे प्रयोग किया था। तो उसमें ही देखा था कि कुछ लोगों को एक कंट्रोल परिस्थितियों में रखा गया, कुछ को एक नेचुरल परिस्थितियों में रखा गया। तो उसमें देखा कि व्यवहार में परिवर्तन क्या है, किस तरह से वो अनुकरण करते हैं, किस तरह से अवलोकन करते हैं और व्यवहार में उनके परिवर्तन होता है। ठीक है, तो प्राणी क्या है, अपने आसपास के सामाजिक वातावरण में हो रहे व्यवहारों का अनुकरण करके बहुत कुछ सीखता है। ठीक है, तो इन्होंने सोशल लर्निंग की बात की, है ना। तो ये बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत हो गया। अब इसमें इन्होंने जो स्टेप्स बताए, स्टेप्स भी आपको पता होने चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, व्यवहार को जानना और उसका प्रत्यक्षण करना। ठीक है, अटेंडिंग एंड परसीविंग द बिहेवियर, फिर इस व्यवहार का स्मरण करना। अब एक एग्जाम्पल से मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगी। स्मृति को क्रिया में बदलना। ठीक है, व्यवहार को स्मरण किया, याद किया और इसको फिर उसको अपने एक्शन में लाए। फिर अनुकरणित व्यवहार का पुनर्बलन, जैसे कि मान लीजिए कोई गर्ल है ना, कोई लड़की है और वो अपनी फ्रेंड के घर जाती है, वहाँ पे खाना बनाना, मतलब उसने देखा कि कुछ मैं नई डिश सीख के आती हूँ। ठीक है, अब वहाँ पे गई, उसने देखा, तो उसने देखा कि पहले हमें क्या करना चाहिए। मान लो मुझे केक बनाना सीखना है, तो मैंने देखा उसने कैसे कैसे क्या किया था, है ना। व्यवहार को जाना, उसका प्रत्यक्षण किया, उसको ऑब्जर्व किया, देखा। ठीक है, क्या करते हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कैसे बनाना है। ठीक है, अब इसने व्यवहार का स्मरण कर लिया, सारी चीज़ों को उसने देखा और उनको अपने माइंड में स्टोर कर लिया, स्मरण कर लिया। फिर इसको घर में आई और इसने यहाँ पर बनाना शुरू किया, जैसे जैसे उसने किया था, सारी चीज़ें कलेक्ट की, सारे इंग्रेडिएंट्स लाए, सारे अपने जो भी टूल्स थे, मतलब जो बर्तन वगैरह सब चाहिए, ठीक है, वो सारा इकट्ठा किया और फिर इसने एक्शन में लाया, है ना, उसको बनाना शुरू किया। फिर क्या हुआ, अब इसने बनाया, केक बन गया, अच्छा बना, सबने पसंद किया, घर के लोगों ने बोला अच्छा बना है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसको एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिला, पुनर्बलन। पुनर्बलन क्या होता है, पुनर्बलन जो आपकी लर्निंग को बढ़ाता घटाता है ना, रेनफोर्समेंट। तो पॉजिटिव धनात्मक, मतलब यहाँ पर पुनर्बलन मिला। ठीक है, तो मतलब उसको अच्छा लगा कि अच्छा ऐसे व्यवहार में करूँगी, मतलब सीखूंगी, कुछ करूँगी तो मुझे लोग मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है अनुकरणित व्यवहार का पुनर्बलन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बंडूरा के जो है उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी चीज़ें अब तक आपको याद हो गई होंगी। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आगे और भी थ्योरीज हैं, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आएगा, नेट में भी पूछा जाता है और सेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और अपने कमेंट्स जरूर दिया करिए। फीडबैक मिलना टीचर के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, तो मुझे भी फीडबैक मिलना चाहिए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगती हैं। उसके बाद देखिए, ये जो थ्योरी है ये भी बहुत पूछी जाती है, मैस्लो का मांग का सिद्धांत, जिसको हायरार्किकल नीड्स मॉडल ऑफ मैस्लो कहते हैं। ठीक है, मैस्लो क्या, मांग का सिद्धांत, आवश्यकता सिद्धांत, नीड थ्योरी, ऐसे कई नाम हैं। तो मैस्लो का ये मांग का सिद्धांत है, नीड थ्योरी आवश्यकता का सिद्धांत।
आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत, ऐसे भी बोलते हैं, कई नाम है। तो अब इसमें देखिए यहाँ पर इन्होंने इस फिगर को याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, सबसे पहले दैहिक मांग है ना, जो आपकी बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जैविक मांग जिसको कहते हैं, जो कि पूरी ही होनी चाहिए। फिर आती है सुरक्षा की मांग, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, उसके बाद है फिर आत्मसम्मान और फिर आत्मसिद्धि, ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस क्रम को ऐसे ही याद रखना है। अब ये देखिए ये जो दो है ना, ये आपके क्या है, निम्न स्तरीय मांग है, उसके बाद यहाँ से ये जो है पूरे ये आपके हाई लेवल नीड्स हैं, ठीक है। तो मतलब जो फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड है ये तो आपकी होनी ही चाहिए, है ना, पूरी ही होनी चाहिए, इसके बिना तो आप आगे बढ़ नहीं सकते हो, है ना। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या है, जो फिजियोलॉजिकल दैहिक आवश्यकताएं हैं, इसमें क्या होता है कि आपको जीवित रहने के लिए, चाहे लर्नर की बात करें या किसी व्यक्ति की बात करें, तो जीवित रहने के लिए भोजन, पानी, कपड़ा, है ना, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत होती है। मतलब अगर किसी को खाना ना दें और हम कहें चलो लर्निंग थ्योरी पढ़ाते हैं, तो क्या ऐसा होगा? नहीं होगा, उसका मन ही नहीं करेगा सीखने का, है ना। तो ये हो जाती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। उसके बाद देखिए सुरक्षा, है ना, सुरक्षा की बात। अब जब उसका पेट भर गया तो फिर क्या, उसको सुरक्षा की भावना, मतलब कुछ घर होना चाहिए, छत होनी चाहिए, तो इस तरह से सुरक्षित वातावरण होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया जो कि सीखने के लिए उसको प्रोटेक्शन चाहिए, सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। थर्ड हो जाता है, ये तो अब हो गया आपका, ये तो लो लेवल की हो गई जो कि ये पूरी होनी चाहिए। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो फिर क्या होती है, प्रेम की आवश्यकता है ना, जिसको यहाँ पे उन्होंने बोला क्या, देखिए सामाजिक मांग, है ना। सामाजिक मांग में अब उसको क्या है कि आप उसको प्रेम, है ना, सम्मान, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। मतलब उसको उसका घर परिवार हो और मतलब अच्छा वातावरण हो, तो काम करने की स्थिति मतलब उसकी और अधिक क्या होगी, प्रोडक्टिव होगी, अपनेपन की भावना विकसित होगी। तो ये हो जाती है प्रेम की, है ना। उसके बाद सम्मान की आवश्यकताएं, तो उच्च आत्मसम्मान है तो प्रयास करने के लिए अधिक इच्छुक होंगे। मतलब ये सारी चीज़ें हो गई। अब उसके पास क्या होगा, एक सोशल स्टेटस हो गया, तो वो क्या करेगा, अब सम्मान की बात करेगा, आत्मसम्मान की बात, ठीक है, सम्मान की आवश्यकता होगी, तो वो फिर आगे और बढ़ने का प्रयास करेगा, ठीक है। फिर हो गया जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि की मांग। इसमें कोई भी हो, लर्नर हो, कोई व्यक्ति हो, तो सभी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। वो आत्मसिद्धि मतलब यहाँ पर वो एक स्वयं एक सर्वोच्च स्थिति में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर अब कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है, ठीक है। तो स्वयं का सर्वश्रेष्ठ संस्करण, मतलब यहाँ पर विच मीन्स दे बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स, ठीक है। तो ये हो जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो बस आपको ये सारे स्टेप्स जो हैं आप ऐसे ही याद रखना है, बस उस फिगर को याद रखिएगा, है ना। उसके बाद तो आप खुद से ही कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही पूछा जाता है कि किस तरह से ये जो है आपका आता है, ठीक है। तो ये हो गया मैस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत। उसके बाद देखिए फिर आती है आपकी क्या, वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जिसको बोलते हैं। तो वाइगोत्स्की कौन थे, सोवियत मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए ये जो है जाने जाते थे। इनकी जो थ्योरी थी क्या थी, सोशियो कल्चरल, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसमें इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को आकार देने में सामाजिक संपर्क, संस्कृति और भाषा की भूमिका पर जोर दिया, ठीक है। तो वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी, जिसमें से कुछ टर्म्स आपको याद रखने हैं, ZPD, है ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और स्कैफोल्डिंग, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ लेना है ताकि आपको अगर एग्जाम्पल के तौर पे पूछे जाएं तो वो भी आपको जो है बताए जाएं, मतलब आपको आना चाहिए, ठीक है, पहचान लेना चाहिए। वाइगोत्स्की के अनुसार देखो ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि एक शिक्षार्थी जो लर्नर है स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है, मतलब जो अपनी उसकी एबिलिटीज़ है उसके अनुसार वो क्या कर सकता है, कितना सीखने के लिए प्रेरित हो सकता है और मार्गदर्शन के साथ क्या हासिल कर सकता है। अगर उसको कोई गाइड करता है, चाहे पेरेंट्स हो या उसके कोई सीनियर्स हो या टीचर्स हो, तब वो क्या कर सकता है, इसके बीच की सीमा का रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सामाजिक संपर्क विशेष रूप से अधिक जानकार व्यक्तियों के साथ इसके भीतर संज्ञानात्मक क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये हो गया जो कि एक अपने लेवल से जो है सीखने का प्रयास किया जा रहा है और उसके बाद जो उसको कोई सपोर्ट मिल रहा है, तो ये हो जाता है जो इसके बीच का होता है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जैसे कि ये फिगर है, यहाँ पर देखिए ये जो है ना, यहाँ पे टू इजी जोन, व्हाट द स्टूडेंट कैन डू विदाउट हेल्प, है ना। तो मतलब जो कि बिना हेल्प के वो खुद से कर रहा है, ये वाला हो गया। उसके बाद जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये बीच का पोर्ट जो हो गया। और टू हार्ड जोन, बियॉन्ड द
स्टूडेंट्स एबिलिटीज। ठीक है, यहाँ पर विथ हेल्प, ये जो बीच का है ना, इसी को ZPD कहा, देखिए है ना, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बीच का है। उसके बाद टू हार्ड जोन, मतलब बियॉन्ड द स्टूडेंट्स एबिलिटीज, तो इसके बाद ये हटा लिया जाता है ना। तो लर्नर असिस्टेंस इन द ZPD मोर नॉलेजेबल अदर, टीचर हो, पेरेंट हो, ऑफ पीयर। ठीक है, जिसको मैंने आपको बताया MQOO कहते हैं, जिसको जो यहाँ पर कोई भी हेल्प कर सकता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज कर सकती हैं, स्कैफोल्ड्स, प्रॉम्प्टिंग, ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग, मॉडलिंग, है ना। तो स्कैफोल्ड क्या है, अब ये टर्म्स आप देख रहे हो ना, ये क्या है, इसको देख लेते हैं। यहाँ से सवाल आपका बनता है, क्योंकि स्कैफोल्डिंग क्या है, एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर लेव वाइगोत्स्की के विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से जुड़ी होती है। इन्होंने ही अपनी थ्योरी में स्कैफोल्डिंग इस टर्म का यूज किया था। ये एक शिक्षार्थी को नए कौशल या ज्ञान प्राप्त करने में मदद के लिए अधिक जानकार व्यक्ति, जो मोर नॉलेजेबल अदर कहा गया, या शिक्षक द्वारा प्रदान किए गए सपोर्ट को रेफर करता है। मतलब इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऐसी सहायता प्रदान की जाए, इसी को मचान भी कहा जाता है ना, हिंदी में मचान या स्कैफोल्डिंग या पाड़, है ना, ऐसे शब्द कहे जाते हैं। तो मतलब ऐसा एक सपोर्ट प्रदान किया जाए जो शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के अनुरूप हो, और जैसे जैसे वो सीखने में सक्षम होता जाता है तो उस सपोर्ट को फिर हटा लिया जाए। तो ये समर्थन क्या है, धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है, इस सपोर्ट को कम कर दिया जाए। तो पाड़ या मचान या स्कैफोल्डिंग क्या है, एक कॉन्सेप्ट है जो कि लर्नर को आगे बढ़ने के लिए गाइडेंस देता है, सपोर्ट देता है। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग और इससे संबंधित जो आपके सवाल आते हैं वो अधिकतर एग्जाम्पल के तौर पे आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो आज की इस वीडियो में इतनी ही जो है लर्निंग की थ्योरी मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट थी वो आपको बता दी हैं। कुछ रह गई हैं तो उसको मैं अगले उसमें कवर कर दूंगी। ठीक है, जैसे कि गैने की है और आपकी कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसमें से कभी कभी क्वेश्चन आए हैं तो वो आपको वहाँ पे कवर करा दिए जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट लगी, जो इधर लगातार इनसे क्वेश्चन बन रहे थे, इन चीज़ों को मैंने यहाँ पर कवर कर दिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और आप लोग फीडबैक ज़रूर दिया करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।